साउथ अमेरिका में एक कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर में सैकड़ों साल तक स्पेनिश लोगों का राज था, जैसे कि भारत पे ब्रिटिश लोगों का राज था। पर फिर 19वीं सदी में एक आदमी था साइमन बोलीवार, उसने एक एक करके जितने भी स्पेनिश एम्पायर के अंदर जितने भी कंट्रीज थे उनको आजाद करना शुरू किया। बट फिर भी अभी भी कीटो स्पेनिश एम्पायर के हाथ में था। उन्होंने कीटो को अपने कंट्रोल में करके रखा था और वहीं से वो उस पूरे एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। अब कमाल की बात यह है कि कीटो के साइड में एक एक्टिव वॉल्केनो है और इसीलिए जब कीटो की लड़ाई हुई तो इस वॉल्केनो ने एक बहुत ही कमाल का रोल प्ले किया और उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1822 से कीटा से। उस जमाने में जैसे मैंने कहा कि स्पेनिश एम्पायर का जो राज था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, बट अभी भी कीटो उनके ही कंट्रोल में था और वो जानते थे कि साइमन बोलीवार के नेतृत्व में कुछ और रेबल फोर्सेस हैं जो हराने की कोशिश कर रही हैं कीटो की गवर्नमेंट को। और ये जो रेबल फोर्सेस थी इनको पैट्रियट्स कहते थे। अगर आप कीटो का मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि उसके एक तरफ पे माउंट पिचिंचा है, ये एंडीज पर्वत के बिल्कुल नीचे की तरफ है और यहाँ पे एक एक्टिव ज्वालामुखी है। तो इसी वजह से अगर किसी भी आर्मी को कीटो को कैप्चर करना होता था तो वो हमेशा मेन रोड से जाते थे और ये बात रॉयलिस्ट फोर्सेस जानती थी। तो उनको पता था कि जब भी कोई यहाँ पे अटैक करेगा तो हम अपनी जो मेन रोड है उसको पूरा कवर कर लेंगे, वहां पे गन्स लगा देंगे, उसको अच्छे से डिफेंड कर लेंगे तो हमको कोई जीत नहीं सकता। तो इसीलिए कीटो की रॉयलिस्ट स्पेनिश फोर्सेस ये बात जानती थी कि कोई भी उनके ऊपर अटैक करेगा तो उनको बस वो मेन रोड को कवर कर लेना है। और इसी वजह से 2 बार पहले कोशिश की थी पैट्रियट्स ने कीटो को जीतने की, पर वो हर बार नाकाम हुए थे। बट पैट्रियट्स भी इस बात को जानते थे कि जब तक कीटो को वो अपने कब्जे में नहीं करेंगे तब तक स्पेनिश एम्पायर का इस एरिया में इन्फ्लुएंस बना रहेगा। तो इसीलिए साइमन बोलीवार ने कीटो को जीतने की जिम्मेदारी इस बार दी जनरल एंटोनियो होजे डे सुक्रे को। ये एक 27 वर्ष के जनरल थे और इन्होंने इसके पहले जितने भी कीटो पे अटैक्स हुए थे उनको बहुत ध्यान से स्टडी किया कि कैसे कैसे इन्होंने अटैक किया था, क्यों ये अटैक फेल हुआ। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो गलतियां इसके पिछले अटैक्स में हुई थी वो इस बार वो नहीं करेंगे। उन्होंने देखा कि कीटो के साइड में माउंट पिचिंचो है और वहां से अभी तक कोई भी आर्मी अटैक करने नहीं आई है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इसी ज्वालामुखी को यूज करके कीटो पे फतेह हासिल करेंगे। तो इसीलिए वो अपने सारे सोल्जर्स को लेके साउथ के डायरेक्शन में पैसिफिक कोस्ट पे एक सिटी थी जिसका नाम था गुआयाकिल। वहां पहुंच के एंटोनियो ने अपनी सारी फौज को इकट्ठा करना शुरू किया। उनकी फौज में बहुत तरह के सिपाही थे। पहले तो उनके अपने जो उनके साथ थे, उसके अलावा साइमन बोलीवार ने पूरे कोलंबिया से और इक्वाडोर से जो इकट्ठा करके रिक्रूट्स भेजे थे वो उसमें थे। इसके अलावा इनके पास कुछ स्पेनिश फोर्सेस भी थी जो कि रॉयलिस्ट थी, बट वो चाहती थी कि वो पैट्रियट्स के साथ लड़े। और आखिर में उनके साथ थे कुछ 200 इलीट सोल्जर्स जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड से आए थे। अब अगर आप मैप में देखें तो आपको कीटो से लेके जो पोर्ट सिटी है जहां पे एंटोनियो की फोर्सेस थी उसके बीच का रास्ता बहुत साफ नजर आएगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। रियलिटी में इनके बीच में एक बहुत ही पहाड़ी रास्ता था जिसपे आप बड़ी आर्मी को एक साथ जल्दी जल्दी मूव नहीं करा सकते। और साथ ही साथ जो रॉयलिस्ट फोर्सेस थी कीटो में वो जान चुकी थी कि एंटोनियो अब अटैक करने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने हर बार किया था, जो उनका मेन रोड था वहां पे अपने आर्टिलरी लगा दी, अपने सोल्जर्स को वहां पे इकट्ठा कर दिया और इस बात को कर लिया कि अगर यहां से कोई फोर्सेस आती हैं तो फिर से उनको हरा देंगे। बट ये बात एंटोनियो भी जानता था कि वो वापस उस मेन रोड को ब्लॉक कर देंगे, इसीलिए उसने अपनी फोर्सेस को बहुत अलग अलग डायरेक्शन में भेजा ताकि जो रॉयलिस्ट हैं वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई कहां से अटैक करने वाला है। और वही हुआ, वो लोग कंफ्यूज हो गए और इसी वजह से इसी कंफ्यूजन में एंटोनियो ने जाके एक दूसरे शहर को कैप्चर कर लिया जो कि साउथ की डायरेक्शन में था कीटो का। इस सिटी का नाम था कुएंचा और कुएंचा को कैप्चर करने के बाद अब एंटोनियो ने जो कीटो की सप्लाई लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब अब कीटो को कहीं बाहर से मदद नहीं मिलने वाली। तो अब उसके पास बस एक टारगेट बचा था कि उसको कीटो को कैप्चर करना है। तो एंटोनियो ये बात जानता था कि अगर वो मेन रोड से जाएगा तो वहां पे आर्टिलरी है, सोल्जर्स हैं। तो इसीलिए फिर एंटोनियो ने यह फैसला किया कि वो डायरेक्टली मेन रोड से नहीं जाएगा, वो शहर के पीछे से एंट्री करेगा माउंट पिचिंचो से ऊपर से आके। एंटोनियो का प्लान ये था कि वो रात के अंधेरे में उसकी फोर्सेस चढ़ाई करेंगी और जैसे ही सुबह होगी तुरंत नीचे उतर के यहाँ कीटो पे जो रॉयलिस्ट फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। बट उसको ये बात पता नहीं थी कि ये कोई नॉर्मल सा माउंटेन नहीं था, ये एक एक्टिव ज्वालामुखी था। तो जब उसने इस पे चढ़ाई शुरू की तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ साल पहले जब एक ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ था तो उसकी बहुत एशेस यहाँ पड़ी हुई थी, राख पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इतनी मोटी मोटी परत जो थी नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा था कि है क्या। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पत्थर थे, कुछ कंकड़ पत्थर जो ऐसे अटके हुए थे जिन पे हल्का भी हाथ लगाया तो फिसल के गिरते थे, कहां, खाइयों में। इसी वजह से उसके कुछ सोल्जर्स ऐसे खाइयों में गिर के मर गए। तब उसको लगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना खतरनाक होगा इस पहाड़ों पे चढ़ना। उसके अलावा जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, किसी भी ऊंची जगह पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन कम होता है। तो उसके जो सोल्जर्स उनको बहुत थकान हो रही थी, उल्टियां हो रही थी और वो कमजोर पड़ रहे थे। ये भी एंटोनियो ने सोचा नहीं था। फाइनली उसके ऊपर से जब वो चढ़ाई कर रहे थे तब बारिश होना शुरू हो गया।
तो आप पहले ही समझिए कि एशेस की वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, हर जगह पे बहुत परत जमी है उस राख की। अब जब बारिश हो रही थी तो वो पूरा इलाका गीला हो रहा था, तो उसके और सोल्जर्स कुछ गिर रहे थे। तो प्लान ये था कि वो रात के अंधेरे में चढ़ाई करेंगे, सुबह अटैक करेंगे। बट जब सुबह हुई, उजाला हो गया, तब भी उसके सोल्जर्स बस आधे रास्ते में ही पहुंचे थे, पहाड़ों पे ही थे। एंटोनियो जानता था कि अब ये पहाड़ों पे जो सोल्जर्स इसके फैले हुए हैं, अगर इनको यहां से कीटो से रॉयलिस्ट लोगों ने देख लिया तो वो इनके ऊपर हमला कर देंगे। तो उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि अभी तुम लोग बस छुप जाओ और जो हमारा जो चढ़ाई है हम वापस अंधेरे में शुरू करेंगे। परंतु कीटो में जो रॉयलिस्ट फोर्सेस थी उसमें से एक बंदे ने देख लिया कि अरे ये तो सोल्जर्स चढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, और उसने तुरंत सबको अलर्ट कर दिया। और अब कीटो की जो रॉयलिस्ट फोर्सेस हैं उनको तैयारी कर ली उन्होंने कि जो अटैक आने वाला है वो तो पहाड़ से आने वाला है। तो जो फोर्सेस थी इन्होंने बाहर निकले कीटो की बाउंड्री से और जाके पहाड़ों पे इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। अब अंतर यह था कि यहाँ पे जो कीटो में रॉयलिस्ट फोर्सेस थी वो तो पहले से ही वहां पे थी, उनको पहाड़ों की आदत थी, उनको ऑक्सीजन कम होने की आदत थी, तो वो वेल रेस्टेड थे, खाए पिए थे। और ये जो सोल्जर्स आ रहे थे उन्होंने पहले भी लड़ाइयां की थी, वो चढ़ाई करके आ रहे थे, तो वो बिल्कुल भी इस तरह की लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। एंटोनियो इस बात को अच्छे से जानता था कि उसकी फोर्सेस बहुत थकी हुई हैं और उनकी सप्लाई लाइन वीक है। तो उसके पास जो 200 स्कॉटिश और आयरिश इलीट सोल्जर्स थे, बहुत अच्छे लड़ाकू, उस ग्रुप को उसने नीचे भेज दिया कि जो उसकी पीछे सप्लाई ट्रेन आ रही है उसको प्रोटेक्ट करे। और अब पैट्रियट्स और रॉयलिस्ट के बीच में पहाड़ों में लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई जब दिन में चल रही थी तो ऐसा कहा जाता है कि कीटो के शहर में जो लोग रहते थे वो लोग अपने घर की छतों पे आगे देख रहे थे कि वहां पे लड़ाई चल रही है और कौन इसमें जीतेगा। क्योंकि एंटोनियो के जो पैट्रियट्स थे वो पहले ही थके हुए थे, तो उनके कुछ सोल्जर्स को लगने लगा कि हम क्यों यहाँ पे आके लड़ाई कर रहे हैं, मेरा घर तो कहाँ दूर है, मैं क्यों कीटो के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, कुछ लोगों को हरा दिया। तो एंटोनियो को लगा कि अब तो वो हार जाएगा यहाँ पे, तो उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया फुल ऑन अटैक, मतलब जिसको जो मिल रहा है मारो और हमला करो। जब उसने फुल ब्लोन अटैक का ऑर्डर दिया तो यहां से जो पैट्रियट्स का कमांडर था उसने भी अपनी फोर्सेस को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया कि तुम जाके सबको वन बाय वन इंगेज करो। उसके साथ साथ रॉयलिस्ट लोगों के पास एक इलीट फोर्स थी जिसमें कुछ 200-250 सिपाही थे जिनको बहुत स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी, जो बहुत अच्छे लड़ाकू थे। उनको इनके कमांडर ने क्या बोला कि ये जो पैट्रियट्स हैं जो पहाड़ों के बीच में हैं, इनके पीछे से जाओ, मतलब पहाड़ के ऊपर पहुंच जाओ और वहां से पीछे से इनके ऊपर अटैक करो। तो जो पैट्रियट्स हैं एंटोनियो के, वो बीच में फंस जाएंगे। आगे है कीटो का शहर जहां से रॉयलिस्ट लोगों की सेना आ रही है, पीछे से रॉयलिस्ट के इलीट फाइटर्स, तो बीच में फंस जाएंगे लोग। पर जब ये इलीट फाइटर जो थे वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचने वाले थे, तब उन्होंने देखा कि वहां पे दूसरे ही कुछ लोग खड़े हुए हैं और ये थे पैट्रियट्स की तरफ से लड़ने के लिए आयरिश और स्कॉटिश लोग, जिनको भेजा गया था सप्लाई ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। पर उनको पता चला कि नहीं यहाँ पे खतरा है, तो वापस आ गए और उन्होंने इन रॉयलिस्ट इलीट सोल्जर्स को हरा दिया। और फिर वो भी उतर गए लड़ाई में पैट्रियट्स की मदद करने के लिए। और अब रॉयलिस्ट कमांडर को समझ में आ गया कि वो जीत नहीं सकता, और जब उसको न्यूज मिली कि उसका जो सबसे तगड़ा बटालियन था वो हार चुका है, तो भाग के कीटो के अंदर चला गया और उसने अपने आप को महल के अंदर बंद कर लिया। फिर एंटोनियो के पैट्रियट्स घुसे शहर के अंदर और उन्होंने वेट किया और फिर कुछ समय के बाद रॉयलिस्ट के कमांडर ने सरेंडर कर दिया। तो इस प्रकार माउंट पिचिंचा के जो ज्वालामुखी था उसके पास जो लड़ाई हुई उसको कहते हैं बैटल ऑफ पिचिंचा, और इस लड़ाई में जीत हुई थी पैट्रियट्स की। कीटो में जीत मिलने के बाद एंटोनियो की रेपुटेशन और बढ़ी एज ए मिलिट्री जनरल, और जो स्पेनिश एम्पायर था वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। एंटोनियो और साइमन बोलीवार में अच्छी दोस्ती थी, एंटोनियो बोलीवार को अपना मेंटर मानता था, बट जिस तरह से ये लोग अपनी आर्मीज को लीड कर रहे थे और जैसा इनका विजन था इन देशों को लेके जिनको वो आजाद कर रहे हैं, उस विजन की वजह से उन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते नहीं थे कि एंटोनियो या साइमन बोलीवार पावर में रहें। तो इसीलिए फिर 1830 में एक बार जब एंटोनियो अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ों के पतले रास्तों से गुजर रहे थे तो उनके ऊपर एम्बुश हो गया, और वहां पे रास्ता इतना पतला था कि एंटोनियो पीछे घूम के वहां से निकल नहीं सकते थे। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि एंटोनियो ने जब पहाड़ों पे फतेह हासिल करके कीटो को आजाद किया था, उन्हीं पहाड़ों ने अल्टीमेटली उसकी जान भी ली। मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है मैन वर्सेस नेचर। उस सीरीज में मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैं बात करता हूं कुछ ऐसी लड़ाइयों की जिसमें इंसानों ने नेचर के किसी एलिमेंट से लड़ाई की हो, चाहे वो समुद्री तूफान हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो पहाड़ हो। तो उस सीरीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।